नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। और हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों इतिहास का। कुछ बेसिक चीजें हम लोग क्लियर किए हुए थे इतिहास के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पाषाण काल के बारे में जाने, कुछ बेसिक चीजें चर्चा किए इतिहास का टॉपिक्स को लेकर दोस्तों। इसलिए आप लोगों की क्लास जो है इसमें इतिहास का लंबा जा रही है, क्योंकि मैं आपको बेसिक चीजें इतिहास के बारे में समझाना चाहता हूँ। क्योंकि एक अधिकारी बनने के लिए दोस्तों इतिहास में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक अधिकारी होने जा रहे हैं, आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इतिहास को बारीकी से समझना है। आप पूरा तरीके से जानना है कि इतिहास क्या होता है, कैसे इतिहास बनता है। आपको मतलब एक एक टॉपिक का इसमें एकदम पूरा आपको बीपीएससी के लिए दोस्तों, कहीं भी पूरा बीपीएससी के लिए मुख्य जो टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन चीजों को बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस YouTube चैनल में आपको प्रतिदिन पूरा क्लास आपको मिलेगा, एकदम पूरा हिस्ट्री का क्लास मिलेगा और एकदम बारीकी से। मेरा मकसद है कि आपको हिस्ट्री सिखाना है। ऑब्जेक्टिव का किताब तो दोस्तों बहुत मिल जाता है, बहुत YouTube चैनल में ढेरी क्वेश्चन चलाने वाला YouTube चैनल है, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। क्लास चाहे जितना भी लंबा हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेरा क्लास करेंगे एकदम, इसमें मेरा क्वालिटी में कहीं कमी नहीं आएगा। आप अगर चाहेंगे मेरा क्लास देख करके, कुछ चीजें दोस्तों है जो बताना है आप लोगों को, मेरा क्लास देख करके आप चाहेंगे तो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। मेरा जो ये नोट्स बना हुआ है दोस्तों, ये यूपीएससी लेवल से नोट्स है और आप लोगों को बीपीएससी देना है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट, मेरा पूरा इतिहास पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर एक रियल आप एक सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप मेरा क्लास प्रतिदिन कीजिए। और आप एकदम सीरियसली हैं तो मेरे बातों को फॉलो कीजिए। जैसे दोस्तों मैं अभी हिस्ट्री आपका स्टार्ट किया, अभी तक मैं बेसिक चीजें इतिहास के बारे में, पाषाण काल, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर रहा था। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं अब हिस्ट्री स्टार्ट किया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, मैं तो इसमें डिटेल से चर्चा करूंगा ही। मेरा नोट्स इतना है दोस्तों, आप लोग अगर मेरा नोट्स जानते होंगे, देखे होंगे, आपको मतलब कि अगले एक दोस्त मेरा पूछ भी रहे थे कमेंट में कि सर क्लास तो समझ में आ गई, नोट्स भी मिलेगा क्या? हाँ दोस्तों, पीडीएफ मिलेगा आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप लोग को बार बार मैं बोलता भी हूँ, आज भी बोल दिया, इस तरह से आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। ये आप लोगों को कई बार मैं दिखा चुका हूँ, ये मेरा पूरा हिस्ट्री का क्लास का पूरा पीडीएफ बना हुआ है, आपका पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको। और कहीं भी दिक्कत नहीं यार, ये पूरा मेरा हाथ से बनाया हुआ नोट्स, और ये नोट्स आपको प्रतिदिन यहाँ पढ़ाया जाएगा और आपको लिखना है दोस्तों। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, रियल में बीपीएससी निकालना चाहते हैं, फैक्ट नहीं पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, इतिहास को समझिए, ठीक है। बीपीएससी का अधिकारी बनने के लिए मतलब जो बीपीएससी जो चाहती है, एक नॉलेजेबल पर्सन को, एक कॉन्सेप्चुअल पर्सन को आपको इतिहास पता रहे, ताकि आप प्रशासन को सही तरीके से संभाल पाए। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं दोस्तों, अगर आपको इतिहास पता है, आप जानते हैं दोस्तों बिहार का इतिहास क्या है। अभी मैं ऑफलाइन क्लास में, आप लोगों को पता ही है, मेरा ऑफलाइन क्लास बिहार के भागलपुर में चलता है, उसमें मैं अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर जानेंगे दोस्तों तो देखिए, इतिहास को बारीकी से समझिए, इतिहास को समझने का प्रयास कीजिए, फैक्ट मत रखिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, फैक्ट पूछा नहीं जाता है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि आप इतिहास से क्या सीखें। तो मेरा क्लास में दोस्तों चाहे जो भी रहे, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग आगे बढ़ाइए चैनल को, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है ना दोस्तों, सक्सेस पर्सनालिटी को देखना चाहता है दोस्तों। सक्सेस पर्सनालिटी आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा दोस्तों, आपको सक्सेस वही दिला पाएगा आप। और आपको ये चीजें होशियार हो जानी चाहिए दोस्तों, आप खुद समझदार हैं
कि हमको क्या चाहिए बीपीएससी अधिकारी बनने के लिए। अगर हिस्ट्री में कोई फैक्ट पढ़ाता है तो वहां क्यों पढ़ें? आप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं जानना चाहते हैं? बहुत सारे दोस्त हैं कि सर स्पीड से खींचिए। नहीं दोस्तों, मेरा क्लास स्पीड से नहीं चलेगा, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। अभी तो आपका क्लास एकदम बेसिक चीजें मैं चर्चा जो कर रहा हूँ, ये तो और सुलह चलेगा अभी, जब तक मैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं पहुंच जाता हूँ। पाषाण काल तक आपका क्लास सुलह चलेगा, क्योंकि मैं आपको फैक्ट नहीं बताना चाहता, मैं आपको इतिहास समझाना चाहता हूँ। इतिहास कैसे होता है, क्या होता है, और आप लोगों को जानना भी पड़ेगा। एक अधिकारी बनने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, मैं बार बार ये बातें कहता हूँ। और बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं इसलिए, लेकिन हाँ, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं बता रहा था दोस्तों, जैसे कि मैं हिस्ट्री क्लास स्टार्ट किया, हालांकि मेरा नोट्स इतना है दोस्तों कि आप 5 किताब पढ़ेंगे ना, 5 किताब आप लोग को तो नोट्स मिल ही जाएगा, फिर भी आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। आप नहीं है तो आप उल्टाइए, 5 किताब को नहीं मिलेगा। मैं इतना डाल दिया हूँ, मैं इतना आपका कंटेंट डाल दिया हूँ, कंटेंट में कहीं कमी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसीलिए आप लोग ये जैसे, लेकिन एक मतलब कि मतलब अधिकारी होने के लिए तार्किक शक्ति चाहिए दोस्तों। आपको क्वेश्चन लिखने के लिए मिलता है, और एक क्वेश्चन लिखने के लिए 7-8 मिनट समय मिलता है, उसमें सोच करके लिखना भी है। तो सोच को बढ़ाने के लिए, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको किताब पढ़ना है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री का क्लास अभी आपका चल रहा है, एंशियंट हिस्ट्री का यानी प्राचीन भारत का, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ने का यही सही तरीका है दोस्तों। हम लोग भी इसी तरह तैयारी किए हैं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। और हम लोगों का भी तरीका यही है कि जैसे आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, मेरा क्लास को बारीकी से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए। उसके बाद मेरा नोट्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़ने के बाद नोट्स को लिखिए। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको पाषाण काल पढ़ाऊंगा, तो पाषाण काल को एक बुक में पढ़िए कि क्या मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। इतना यानी कि मतलब एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं पढ़ने जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ रियल में। अगर कोई सवाल भी पूछेगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं, मैंने पढ़ाई किया है। ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। और इसमें दोस्तों आपको पूरा क्लास मिलेगा, आप लोग कभी न घबराएं, ठीक है। बीपीएससी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बिहार के दोस्तों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरा क्लास रेगुलर कीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बीपीएससी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इतना कंटेंट आपको, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी यूट्यूब चैनल में शायद ही मिले। नहीं तो मतलब लंबी खर्च में जाइएगा तो मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, नहीं। लेकिन मतलब जो मैं आप लोगों को फ्री यूट्यूब में जो दे रहा हूँ, इसमें आपको नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ाने का तो एक से एक है दोस्तों, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं फ्री में यूट्यूब चैनल में पूरा क्लास आपको दूंगा, जो किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं दिया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसीलिए आपको बीपीएससी के लिए सारा क्लास उपलब्ध रहेगा। इसमें मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि 3 टॉपिक है दोस्तों बीपीएससी का, मुख्य रूप से जो बड़ा टॉपिक्स है आपका हिस्ट्री। तो जैसे मैं दोस्तों अभी बता रहा था हिस्ट्री में प्राचीन भारत जैसे एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसमें एक बुक खरीद लीजिए। आप बुक खरीद लीजिए, रामचरण शर्मा का बुक अभी आप नहीं खरीदिए, आप केसी श्रीवास्तव का बुक खरीद लीजिएगा। आप लोग केसी श्रीवास्तव का, ठीक है दोस्तों, केसी श्रीवास्तव का एंशियंट हिस्ट्री में अच्छा बुक है। ऐसे तो रामचरण शर्मा बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें आपको मतलब बहुत कम समझ में आएगा अभी। तो आप लोग केसी श्रीवास्तव का बुक खरीद लेंगे, मेरा नोट्स पढ़ेंगे, मेरा क्लास देखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। इससे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका तैयारी साथ साथ चलता जाएगा। यानी आपको उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कवर होगा ना, जैसे कि मैं इसी तरह हिस्ट्री में प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिएगा, आपको मन होगा तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप मेरा क्लास कीजिए। उसके बाद आपका हिस्ट्री में कहीं दुनिया में, धरती में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है।
इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद जैसे मैं मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे कैसे। मेरे चीजों को फॉलो करते जाइए आप। बहुत सारे दोस्तों का अभी भी कंफ्यूजन है, मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आते रहता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी अब आप लोग कम से कम कंफ्यूजन में नहीं रहे। विश्वास कीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज क्या है? विश्वास। अगर आप मेरे पर विश्वास करके चलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत आगे करने का प्रयास करूंगा। शुरुआती दौर है दोस्तों, थोड़ा सा संसाधन की कमी है। संसाधन मतलब मेरे पास उतनी आर्थिक स्थिति मेरी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए अभी अच्छी सी क्लास, लेकिन हाँ कंटेंट में कमी नहीं है मेरे पास, मतलब मेटेरियल सारा है, अच्छा मेटेरियल, लेकिन पहुंचाने के लिए संसाधन की कमी। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, जैसे मैं पाषाण काल पढ़ा रहा हूँ तो आप पाषाण काल में एक बुक खरीद लें, मतलब कि एक एंशिएंट हिस्ट्री का बुक खरीद लें। उसके बाद मेरा क्लास करें, उसके बाद मेरा नोट्स को लिखें आप, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है। हाँ, सीरियसली तरीके से दोस्तों सिर्फ मेरा हिस्ट्री का क्लास कर लेंगे ना आप, तो फिर आपको खुद महसूस हो जाएगा कि मैं क्या परिवर्तन क्या आया है। मैं पिछले 1.5 साल से दोस्तों टीचमेंट में क्लास दिया हूँ। मेरा टीचमेंट में क्लास चलता था पिछले 1.5 साल से। पूरा लगभग हिस्ट्री में पढ़ा दिया हूँ। उसमें 2-4 क्लास बचा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा था, उसमें भी जो 2-4 क्लास बचा हुआ है उसमें भी यूट्यूब में मैं अपलोड करूंगा। तो अभी कुछ समय है, समय की कमी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी दोस्त मेरा क्लास मैसेज आते रहती है सर कब से, लेकिन जल्द ही हो जाएगा वो भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं उसमें 1.5 साल से क्लास दिया हूँ। अगर आप किसी टॉपिक को उठा लीजिए मेरा टीचमेंट में एप्लीकेशन में आप मेरा आईडी उसमें डालना पड़ता है, उसमें आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए और उस टॉपिक को आप पढ़िए, उसके बाद अदर जगह पढ़िए, आपको अंतर दिख जाएगा, बहुत अंतर दिखेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इतिहास बताना चाहता हूँ। तो देखिए आपका बुक, और उसके बाद में बोल रहा था दोस्तों, जैसे कि 3 ऐसा इसमें जो है सब्जेक्ट है जो बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये आपका क्लियर है ना दोस्तों? फिर आपको बीपीएससी का लगभग सोच लीजिए ये 3 सब्जेक्ट 60%, लगभग 60 से 70% आप कह सकते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा, 60 से 70%। लेकिन हाँ, इसको तरीका से पढ़ना होगा दोस्तों। जैसे मैं आपको बताया एंशिएंट हिस्ट्री, अगर मैं प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को मेरा क्लास को बारीकी से देखिए, मेरा नोट्स लिखिए। उससे भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो एक बुक को पढ़िए उस टॉपिक का, जो उसके बाद जो आपको मतलब महसूस होगा ना दोस्तों, अपने आप में लगेगा कि नहीं मैं वास्तविक में हिस्ट्री पढ़ा, मैं वास्तविक में अगर हमसे कोई जवाब पूछेगा, सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। ये मेरा क्लास का ये खासियत हमेशा बना हुआ है, मैं कभी भी क्वालिटी में कमी नहीं करूंगा दोस्तों। चाहे मेरा वीडियो 5 लोग देखें, 10 लोग देखें, लेकिन मैं वास्तविक रूप में सीरियस कैंडिडेट को चाहता हूँ मेरा क्लास जो है सीरियस कैंडिडेट ही देखें, जो वास्तविक रूप से बीपीएससी का अधिकारी बनना चाहते हैं, दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, या वास्तविक रूप से कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं लाइफ में। बाकी तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव का ढेरी मतलब कि बुक आता है, अपने से क्यों नहीं पढ़ लेंगे? अशोक का शासनकाल, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ये सब तो सबका कंटेंट आता है दोस्तों, तो घर में बैठ करके भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इतिहास का बेसिक चीजें दोस्तों वो आप नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए आप लोग ये चाहते हैं सक्सेस पर्सनैलिटी का आप लोग वीडियो देखते हैं। सक्सेस पर्सनैलिटी का वीडियो आपको अधिकारी नहीं बनाएगा दोस्तों, आपको जो है ना आपका सिलेबस अधिकारी बनाएगा कि आपके सिलेबस पर आपको कितना पकड़ है। और जितना अच्छा पकड़ आपका सिलेबस पर होगा उतना मजबूत आपका तैयारी होगा। यहाँ पे सक्सेस पर्सनैलिटी ये है कि मतलब पूरा पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए उनको देखना उसी का है, वो वैसा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन इसमें मैं आपको पूरा क्लास दूंगा। चलिए जो भी रहे दोस्तों, लेकिन इसमें आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि सर नहीं आपका क्लास बहुत अच्छा है। दोस्तों क्लास आप अभी जैसे आपका आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, पाषाण काल पूरा पढ़ेंगे, तब आपको पता अंदाजा लग जाएगा मेरी क्लास क्या है, फिर आप लोग खुद बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। फिर मैं जल्द ही आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास जल्द ही लाऊंगा।
उसमें फिर आप लोगों का प्ले लिस्ट बना देंगे। एक में सिर्फ आपका हिस्ट्री का वीडियो जाएगा, एक प्ले लिस्ट में आपका पॉलिटी का। और आप लोग साथ साथ देखिए, अगर आप बीपीएससी को स्टार्ट किए हैं तो एकदम बारीकी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पूरा सिलेबस को पहले कवर कीजिए, तब जाकर के आप जो है एग्जाम दीजिए। गलती मत कीजिएगा ये सब चीजों में, पहले सिलेबस कवर कीजिए। रणनीति यही होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और पाषाण काल में हम लोग देखे थे, पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटे थे। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सॉरी उच्च, यहाँ पे गलती हो गया है दोस्तों, यहाँ पे उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ये हम लोग देखे। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ दोस्तों, और ये पूरा जो पाषाण काल है मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल है। और इस काल में मनुष्य का मतलब कि जो प्रमाण मिला है दोस्तों, जो मतलब कि जो खुदाई से जो प्रमाण सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव मिला है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि इतिहास को हम लोग मतलब कैसे पाषाण काल रखे नाम, कैसे लोह युग नाम रखे, कांस्य युग नाम रखे, ये सब चीजों का चर्चा करते हैं। पहले बेसिक चीजें समझते हैं इतिहास का, इतिहास कैसे लिखा जाता है, कैसे स्रोत बनाया जाता है, इन सब चीजों को जानना जरूरी है पहले। फैक्ट तो दोस्तों बहुत मिलता है। चलिए, तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पहले पाषाण काल को, ठीक है। तो पाषाण काल में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। तो चलिए हम लोग देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल को। और देखिए दोस्तों, अब जैसे हम पाषाण काल की बात करते हैं, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, पत्थर का काल। पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों ने इतिहास को कैसे बांटा, कैसे बनाया, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। जो हम लोगों की खुदाई होती है, जैसे इतिहास के बारे में किसी भी चीज का मतलब इतिहास को कैसे निकाला गया, जैसे आप अपने दादा परदादा के बारे में जानना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ रहते हैं वहां की खुदाई करवाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए इस लेयर पर रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप इस लेयर पे आपका घर बना हुआ है, इस लेयर पे घर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका जमीन है और इस लेयर में आपका यहाँ पे घर बना हुआ है। आप अपने पिता के बारे में पूर्ण जानकारी चाहेंगे तो उससे नीचे वाला लेयर जाएंगे, दादा के बारे में जानना चाहेंगे उससे नीचे वाला खुदाई करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से दोस्तों मतलब खुदाई करके इतिहास को निकाला जाता है, इतिहास के बारे में रिसर्च किया जाता है। जैसे अब देखिए, आप मान लीजिए कि आप अपना इतिहास को जानना चाहेंगे तो अपनी जमीन का खुदाई करेंगे, मेरा दादा के समय क्या था नहीं था, तो आप उसका निचले लेयर की खुदाई करेंगे। तो हम लोग पहले पाषाण काल को, इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसका खुदाई कैसे किया जाता है, देखिए तो आप कैसे हुआ। अब देखिए, जो खुदाई होता है दोस्तों वो 2 तरीके से होता है, जो इतिहास का रिसर्च होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। जैसे जो इतिहास के बारे में, अब देखिए जो खुदाई होता है, एक तो होता है क्षैतिज खुदाई, क्षैतिज होता है, और एक होता है दोस्तों लंबवत। ये जो लंबवत खुदाई होता है दोस्तों, क्षैतिज तो हो गया कि आपका मतलब कि बड़ा सा भूभाग को, मान लीजिए कि हमको हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करनी है या किसी मतलब क्षेत्र का इतिहास को जानना है, हड़प्पा सभ्यता को ही जानना है, तो पूरे जितना क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का मतलब कि चर्चा आता है उन पूरे क्षेत्रों को खुदाई करवाना, उसमें अधिक खर्च पड़ता है दोस्तों। पूरे क्षेत्रों को खुदाई करवाया जाएगा, लंबा सा क्षेत्र को खुदाई करवाया जाएगा और तब उसका इतिहास को जाना जाएगा। लेकिन जो लंबवत खुदाई होता है, तो भारत का जितना भी लगभग जो खुदाई हुआ है दोस्तों, ये लंबवत हुआ है, जो रिसर्च हुआ है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमको इतिहास जानना है तो यहाँ पे हम खुदाई किए, तो हम आपको इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल पढ़ाए, मतलब की चर्चा किए सिलेबस में पाषाण काल, और पाषाण काल के बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता आपका चलेगा, ताम्र काल आता है बीच में, इसी में हम लोग ताम्र काल भी पढ़ते हैं, ठीक है, ताम्र काल। तो उसके बाद मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको कांस्य काल कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं या कांस्य काल कहते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद महाजनपद काल पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं,
ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमको मान लीजिए इतिहास जानना है, तो हम यहाँ खुदाई किए कहाँ तक, मान लीजिए इस लेयर में पानी मिल गया, यहाँ तक खुदाई की और यहाँ तक हमको यहाँ पे नीचे पानी मिल गया। इसके ऊपर वाला भाग दोस्तों, जैसे हम इसके ऊपर वाला भाग मतलब यहाँ पे खुदाई के ये वाला लेयर जो है मेरा, ये वाला यहाँ पे क्या दिखाई देता है, पानी के लेयर के ऊपर यहाँ पे जो प्राप्त होता है दिखाई देता है कि बहुत सारा पत्थर का औजार मिला है, औजार प्राप्त होता है, बहुत सारा पत्थर का औजार है। मनुष्य गुफाओं के पास रहता था, यानी शुरुआती चरण में जो होता था मनुष्य गुफाओं के पास रहता था, मतलब कि जहाँ ऐसी गुफा में रहता था, मान लीजिए ये बगल में पहाड़ है, बगल में पहाड़ है, अब बगल में नदी गुजरती है, वो वहां पे रहना पसंद करता था। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो गुफाओं में, पहाड़ की गुफाओं में छुप करके रहता था और यहाँ नदी में पानी कच्चा मांस खाता था, नरभक्षी था। तो उस समय क्या करता था, यहाँ से नदी से पानी पी लेता था, गुफाओं में रह जाता था वो लोग। तो हमें जो पाषाण काल में जो हम लोग का निचले लेयर में जो अवशेष मिलता है, इसमें पत्थर का औजार मिलता है सबसे नीचे, सिर्फ और सिर्फ पत्थर मिलता है, औजार मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया औजार मिलता है। आपको फिगर में दिखाए थे किस तरह से मनुष्य औजार बना रहा था। तो अब ये वाला लेयर में सिर्फ और सिर्फ औजार मिलता है पत्थर का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मनुष्य जो है सिर्फ और सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इसी पत्थर के आधार पे सबसे पहला इतिहास हम लोगों का कौन सा हो गया दोस्तों? पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया पाषाण काल। पाषाण काल में भी कई लेयर दिखाई देता है। जैसे अब हम लोग पाषाण काल को देखते हैं कि नीचे वाला भाग में बड़ा बड़ा पत्थर इस्तेमाल किया है। जैसे उसका ऊपर जाते हैं उसमें भी अलग पत्थर है, उसका ऊपर जाते हैं न्यूक्लिला पत्थर है। जैसे पाषाण काल को हम लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले, अभी तुरंत बांटे थे, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। उसके बाद आपका जो है कि उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उसके ऊपर वाला लेयर मध्य पाषाण काल, उसके ऊपर ये मध्य पाषाण काल, और उसके ऊपर वाला लेयर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और उसके ऊपर आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके ऊपर जब हम जाते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि यहाँ पे मनुष्य का जो है कि अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते जाते, जैसे इस लेयर में, ये वाला लेयर में, ये यहाँ तक मनुष्य जो है नव पाषाण काल तक मनुष्य पत्थर का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन पत्थर का इस्तेमाल में भी चेंजिंग दिखाई देता है, चेंजिंग दिखाई देता है कि जो सबसे निचले वाला लेयर है निम्न पूरा पाषाण काल में, इसमें जो पत्थर का क्वालिटी है, उसमें जो मतलब पत्थर का आकार है वो कुछ अलग दिखाई देता है, उसका क्वालिटी भी अलग है। लेकिन इसके ऊपर वाला लेयर जैसे जाते हैं उसका भी, जैसे कि शुरुआती चरण में मनुष्य डायरेक्ट बड़ा पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है, और उसमें निचले वाला निम्न पूरा पाषाण काल में बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल दिखाई देता है। उसके ऊपर जाते हैं थोड़ा सा उससे छोटा नुकीला बना करके इस्तेमाल किया, उससे ऊपर जाते हैं और नुकीला। मध्य पाषाण काल में जाते हैं तो पत्थर का चेंजिंग दिखाई देता है। और फिर ऊपर आते हैं नव पाषाण काल में, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने यहाँ पे पत्थर जो है धरती के अंदर में पत्थर भी मिला है, कुछ तांबा का भी औजार मिला है, कुछ हड्डी का भी औजार मिला है। इसीलिए दोस्तों हम लोग पाषाण काल को भी विभाजित कर दिए। और उसके बाद जैसे मतलब उसका ऊपर वाला लेयर में दोस्तों मतलब कि बहुत बड़ा सा शहर मिलता है, यहाँ पे पक्का का मकान बना हुआ है सर, उसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। इस तरह से ये लंबवत खुदाई होता है दोस्तों, इसमें कम खर्च पड़ता है। और भारत का जितना भी स्थल की खुदाई हुई है दोस्तों वो लगभग लंबवत हुई है, क्षैतिज खुदाई बहुत कम हुई है दोस्तों। तो लंबवत खुदाई से हम लोग बहुत चीजें नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्षैतिज खुदाई से इससे हर चीज का, इससे राज्य का विस्तार पता चल सकता है, इससे राज्य का विस्तार क्या था, इससे संस्कृति की पता चलता है, इससे संस्कृति की पता चलता है, इससे जो है कि वहाँ का प्रशासन का पता चलता है, वहाँ का प्रशासन का पता चलता है, वहाँ का समृद्धि का पता चलता है, वहाँ का अर्थव्यवस्था का पता चलता है, अर्थव्यवस्था का पता चल जाता है। क्षैतिज खुदाई करेंगे तब दोस्तों, लंबवत खुदाई से तो अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। एक क्षेत्रों में खुदाई होती है और उस क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त है, तो उससे जो है कि बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से लंबवत खुदाई होती है। भारत का लगभग स्थल की खुदाई लंबवत हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग स्थल की खुदाई लंबवत हुई, सारा का लगभग। एक दो स्थल है दोस्तों जैसे मोहनजोदड़ो, उनका खुदाई क्षैतिज रूप में हुई है। तो उसी के आधार पे जब आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जब बताएंगे दोस्तों तो उसमें पूरा चर्चा करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता।
चलिए, तो देखिए अब नव पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ये इस तरह से विभाजित किया गया है दोस्तों। उसके ऊपर जब हम जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मुहर प्राप्त होगा, ये सब प्राप्त होगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस लेयर में कुछ अलग दिखाई देता है, इस लेयर में जो है कुछ अलग दिखाई, चेंजिंग आने लगता है। इसके बाद देखते हैं किताब कॉपी सब मिलने लगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मनुष्य ने किताब कॉपी का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया होगा। तो इस तरह से इतिहास को खुदाई करके निकाला जाता है दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या आज, तो हम लोगों को सबसे निचले वाला लेयर में निम्न पूरा पाषाण काल में, यहाँ पे क्या दिखाई देता है दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल में कि मनुष्य जो मैदानी भागों से, मतलब जंगली भागों से भाग करके मैदानी भागों में आया था, इनको ठंडा से ये बचने के लिए गुफाओं में रहता था, नदी किनारे रहता था। चूंकि ये नरभक्षी था तो इसको अपना भी डर था, ये खुद नरभक्षी था, अपना भी डर था कि इनको भी कोई मार ना दे। उस समय दोस्तों क्या था कि मनुष्य तो उतना विकसित था नहीं, 4 लोग अगर एक गुफा में रहता था, चारों 4 कोना में रहता था, देखता रहता था कि उसको भूख लगेगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खा जाते था, यानी उसको भूख लगे, देखता रहता था वो हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मतलब वो हमको हमला न करते, ऐसा होता था। क्योंकि उस समय नरभक्षी था मनुष्य, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, उसको कुछ सोचना तो था नहीं, बस उसको पेट भरना था सिर्फ और सिर्फ। तो पेट भरने के लिए वो जीता था। इसीलिए जो हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल में देखते हैं दोस्तों, जितना भी इसका स्थल मिला है खुदाई करके, लगभग स्थल कहाँ मिला है, वो पर्वतों के पास और नदी किनारे। क्योंकि उसका काम था पेट भरना, तो वो क्या करते थे, मतलब जंगलों से जानवर को मार के लाते थे और यहाँ पे आके खा लेते थे, उसके बाद गुफा में रहते थे, नदी में पानी पी लेते थे। तो इसीलिए नव पाषाण काल के जितने भी स्थल मिले हैं दोस्तों, वो लगभग सब पहाड़ और नदी किनारे मिला है। अब आपको दोस्तों बताएंगे नव पाषाण काल में कौन कौन सा स्थल मिला है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट की जानकारी रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इन सब चीजों का उल्लेख करना है, आपको समझना है इतिहास को। चलिए, देखिए अब जो दोस्तों हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। हम लोग पढ़ते हैं आज पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में ही है आपका पाषाण काल में, इसमें हमको निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल है। और ये निम्न पूरा पाषाण काल, पहले इसका जो है इसमें भी मतलब हम लोग पढ़ेंगे वही कि इसका जितना भी स्थल की खुदाई हुआ है दोस्तों, वो लगभग जो खुदाई से मिला है प्रमाण, वो लगभग सब के सब पहाड़ और नदी किनारे मिला है। तो सबसे पहले हम मैप बनाएंगे दोस्तों। मेरा इतिहास में सबसे यही चीज है कि मैं हर टॉपिक को मैप में बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कुछ रटना नहीं पड़े आपको। तो सबसे पहले आप लोग मैप बना लेंगे। ये आपका भारत का मैप है दोस्तों। आइए अपना सबसे प्यारा पड़ोसी में, जिससे सबसे ज्यादा दोस्ती चलता है, अपना पाकिस्तान, प्यारा भाई पाकिस्तान है ये, जिससे सबसे अच्छा दोस्ती रहता है। क्या वो तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे दोस्तों, कितना अच्छा दोस्ती रहता है हम लोगों का इस देश, इस दोस्ती से ना। आप लोग तो खुद परिचित है, 1947 के बाद कितना बार दोस्ती में ये लोग क्या किया है, क्या बाकी आप खुद समझदार है। चलिए अब देखिए,
तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, इसमें निम्न पूरा पाषाण काल में आपको बताए थे कि मनुष्य का जो आगमन हुआ है भारत में, वो कब से कैसे हुआ है? उत्तर से दक्षिण, क्योंकि भारत में आने का एक ही रास्ता कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे सुलेमान और तीर्थक की पहाड़ी है, और ये वाला रास्ता, ये पूरा का पूरा हिमालय का एरिया है, ये पूरा का पूरा हिमालय का एरिया है, यानी इधर से मनुष्य आ नहीं सकता। और यही वाला एक खैबर दर्रा होते हुए पहाड़ियों के बीच बीच मनुष्य का आगमन उत्तर से दक्षिण हुआ है। अब इसमें अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल का खुदाई देखते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पाकिस्तान में एक नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी। यहाँ पे है दोस्तों आपका सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। यहाँ पे आपको स्थल के बारे में बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो खुदाई किया गया है सोहन नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी में एक स्थल है, उसका नाम है सोहन नदी घाटी। हाँ, सोहन नदी घाटी में कई सारा लोगों ने खुदाई किया। उसमें है आपका डीएन वाडिया। यहाँ पे जब खुदाई करवाया गया डीएन वाडिया के द्वारा, यहाँ पे और कई सारे लोगों ने यहाँ पे खुदाई किया है, ठीक है। डीएन वाडिया ने किया है यहाँ पे खुदाई। और यहाँ पे जब इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया, ठीक है, सोहन नदी घाटी में, तो यहाँ पे इसको जो मतलब संस्कृति दिखाई दिया, यहाँ पे जो खुदाई से प्राप्त हुआ है पत्थर का, यहाँ से उनको चॉपर चॉपिंग प्राप्त हुआ है। चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, यहाँ से उसको चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग का मतलब होता है दोस्तों वो गरासा और खंदक जो होता है ना, आप लोग कहते हैं गरासा और खंदक, इसका मतलब होता है चॉपिंग का मतलब होता है खंदक, खंदक। इसकी मतलब खुदाई डीएन वाडिया ने यहाँ पे जब सोहन घाटी में करवाया यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ से चॉपर चॉपिंग गरासा और खंदक, ये पत्थर का मिला है दोस्तों, यहाँ पे पत्थर का मिला है। जब यहाँ खुदाई करवाया गया, जब यहाँ पे ये संस्कृति मिला, ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले सोहन नदी घाटी में ये प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, सोहन संस्कृति के नाम से, क्योंकि इसका डीएन वाडिया ने खुदाई किया, इसीलिए इसका मतलब कि यहाँ का सोहन नदी घाटी का उत्खनन पितामह माना जाता है डीएन वाडिया को। क्योंकि यहाँ पे चॉपर चॉपिंग मिली है दोस्तों, इसीलिए इस स्थल को चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी नाम दिया गया है। इसको जो है चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी नाम दिया गया है, चॉपर चॉपिंग संस्कृति नाम दिया गया है, चॉपर चॉपिंग संस्कृति नाम दिया गया है इसको, ठीक है। यहाँ से गरासा और खंडक प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ से ये निम्न पूरा पाषाण काल का है। अभी पूरा का पूरा स्थल आपको सिर्फ और सिर्फ निम्न पूरा पाषाण काल का ही चर्चा करेंगे। जैसे तमिलनाडु में एक स्थल है दोस्तों कोतलियार, यहाँ पे है कोतलियार नदी घाटी, कोतलियार नदी घाटी, कोतलियार। यहाँ पे जो खुदाई करवाया गया है दोस्तों कोतलियार में, ठीक है, यहाँ का जो पूरा स्थल है, यहाँ एक पूरा, यहाँ कोतलियार नदी घाटी है दोस्तों, कोतलियार नदी घाटी। यहाँ का एक मतलब की जगह है या जहाँ खुदाई किया गया है पलवरम, वहां पे है दोस्तों पलवरम, पलवरम, पलवरम। यहाँ पे जब खुदाई किया गया, देखिए एक चीज है आपको बताना चाहेंगे अभी, जब यहाँ देखिए एक तो उत्तर पश्चिम में खुदाई हुआ, दूसरा दक्षिण में पलवरम में जब खुदाई हुआ कोतलियार नदी घाटी में, तो यहाँ का उत्खनन कार्य करवाया है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इधर देख देते दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, यहाँ का खुदाई करवाया है रॉबर्ट ब्रूसफुट। आप लोगों को दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, देखिए जो यहाँ पे खुदाई होता है, यहाँ पे जो खुदाई हुआ, ठीक है, तो जिस स्थान में खुदाई होता है दोस्तों उसको पूरा स्थल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है, पूरा स्थल कहा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे खुदाई करवाता है दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, वो पुरातत्वविद जो खुदाई करवाएगा। जो वहां से प्राप्त होता है दोस्तों, मान लीजिए मतलब कि मैं श्रवण कुमार, मैं यहाँ पे खुदाई करवाया, मैं यहाँ पे खुदाई करवाया, तो मैं खुदाई करवाया तो मैं हो गया पुरातत्वविद, ठीक है। और उसके बाद जिस स्थान में खुदाई किया वो हो गया पूरा स्थल। अब वहां से जो प्राप्त हुआ दोस्तों, वहां से जो वो हो गया पुरातात्विक स्रोत, यानी जो मतलब खुदाई करके प्राप्त हुआ वो हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ से एक पत्थर प्राप्त हुआ, मान लीजिए खंडक प्राप्त हुआ वहां से मतलब पत्थर का। अब उसका जो रिसर्च होता है दोस्तों तो कई प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि वहां से कोई लकड़ी प्राप्त होगा,
वहां से अगर कोई लकड़ी प्राप्त होगा या फिर मतलब ऐसा चीजें प्राप्त हो जिससे, तो उसमें जो मतलब लकड़ी प्राप्त होगा तो उसका रिसर्च अलग से होगा, जिसमें कि सूक्ष्म जीव पाया जाए, और जिसमें मतलब, और उसके बाद अगर वहां पे पत्थर प्राप्त होगा तो उसका रिसर्च अलग तरीके से होगा। तो रिसर्च जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे खंडक प्राप्त हुआ तो ये रिसर्च सेंटर जाएगा, ये पूरा मतलब जहाँ इतिहास का रिसर्च सेंटर जाएगा, वहां पे इसका एक तो होता है यूरेनियम डेंटिंग विधि से, यूरेनियम डेंटिंग विधि, यूरेनियम डेंटिंग विधि, डेंटिंग विधि से इसका मतलब रिसर्च चलेगा। उसके बाद एक होता है दोस्तों कार्बन 14 विधि या कार्बन डेंटिंग विधि, कार्बन 14 विधि से होता है या कार्बन डेंटिंग विधि भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कार्बन 14 विधि, जैसे कि कोई धातु है दोस्तों, उस धातु में उसका जो मतलब लेयर है वो मतलब ये मान लीजिए ये मतलब कि ये पेन है, आइए धरती के अंदर में धंस जाएगा दोस्तों, तो इसका जो ऊपर वाला लेयर ये कितना झड़ गया है, उस झड़ने के आधार पर बताया जाता है कि कितना लेयर झड़ा है। मान लीजिए एक लेयर झड़ गया है तो उस लेयर का आयु निश्चित रहता है, निश्चित किया जाता है दोस्तों। जैसे ये प्लास्टिक का वस्तु है तो इसका एक लेयर झड़ने में कितना वक्त लगा होगा, उसी अब उसके बाद मान लीजिए इसका 3 लेयर झड़ गया है तो एक लेयर का मान लीजिए उम्र, मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए 100 साल है और इसका 3 लेयर झड़ गया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो है धरती के अंदर 300 साल से धंसा हुआ था, और इसका मतलब अगर 300 साल से धंसा हुआ था तो इसका मतलब यह है कि आज से हम कितना साल पीछे जाएंगे, 300 साल पीछे जाएंगे। और 300 साल पीछे जाएंगे तो इतिहास में आज से 300 साल पहले कौन सा सभ्यता चलता था दोस्तों, तो 300 साल पहले आज से जाइए, इसका मतलब है कि अभी हम लोग 2000 में जी रहे 1700 में, इसका मतलब मुगल सल्तनत चलता था, मुगल और अंग्रेजों का आगमन हो रहा था। तो वहां से जो कुछ प्राप्त होगा दोस्तों, मान लीजिए अंग्रेजों ने जो पटरी बिछाया, अंग्रेजों का पटरी मिल सकता है, 1700 में ट्रेन था नहीं, इसका मतलब ट्रेन का नहीं मिला, मान लीजिए ऐसा किया मिल गया। तो अब लेकिन अब यही हमको मिला दोस्तों, और इसका खुदाई करके ये पता, अच्छा ये 5000 साल पुराना है, तो हम लोग 5000 साल पुराना नीचे जाते हैं, कौन सा काल था, पाषाण काल, इसका मतलब ये वस्तु कब का था, पाषाण काल का था। इस तरीके से रिसर्च चलता है दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कुछ चीजें, अगर मैं जल्दी बता दिया या फिर ये नहीं समझ में आया आपको, तो या आप वीडियो 2 बार देखिए, और उससे भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं फिर से बारीकी से इसको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाता है तो फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब खुदाई करके पता लगाया जाता है कि ये कितना साल पुराना है। जब यहाँ पे खुदाई करवाया गया दोस्तों, तो उसी तरह से जब यहाँ खुदाई हुआ तो नीचे वाला स्थल में, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पाषाण काल का 3 स्थल है, ये निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, है ना। अब जब सबसे नीचे वाला लेयर में प्राप्त हुआ यहाँ पे खंडक और गरासा, इसको कहाँ रखा, निम्न पुरा पाषाण काल में रखा। और जहाँ क्योंकि ये सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुआ इसीलिए इसको सोहन संस्कृति नाम दे दिया, क्योंकि वहां पे चौपर चौपिंग यानी गरासा खंडक मिला इसीलिए इसको चौपर चौपिंग संस्कृति नाम दे दिया गया, क्योंकि इसमें डीएन वाडिया ने मतलब बेहतरीन तरीके से काम किया है, ठीक है। यानी चौपर चौपिंग संस्कृति खोजने का काम उत्तर पश्चिम में डीएन वाडिया ने किया, इसीलिए इसको सोहन नदी घाटी उत्तर पश्चिम क्षेत्र का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों डायरेक्ट। अब देखिए आपको बता रहे थे दोस्तों तमिलनाडु में, ये आपका तमिलनाडु है, मैं तो आप लोगों को पता ही है। अब देखिए कोटलियार नदी घाटी में, यहाँ पे पलवरम में जब खुदाई करवाए रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है दोस्तों रॉबर्ट, यहाँ हैंड एक्स संस्कृति मिला है। हैंड का मतलब होता है एक्स, हैंड एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, हैंड एक्स, हैंड एक्स, हैंड एक्स प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ से, हैंड एक्स, ठीक है। आज इसका उत्खनन करता रॉबर्ट ब्रूट, ये 1863 में खुदाई करवाए थे दोस्तों, 1863 में खुदाई करवाए थे, ठीक है। इसका खुदाई 1863 में हुआ है, और जिसका डेट नहीं बताऊंगा दोस्तों तो आप लोगों को नोट्स में वो मिल जाएगा, क्योंकि फैक्ट तो सब मिल जाएगा दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट बताने यहाँ आया हूँ, फैक्ट मेरा सब नोट्स में मिलेगा, कहीं कमी नहीं है, ठीक है। जो पूछा जाता है जो कॉन्सेप्ट है वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर ये दिखाई देता है, जैसे यहाँ हैंडएक्स संस्कृति प्राप्त हुई है, हैंडएक्स संस्कृति प्राप्त हुई और इसको रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खुदवाए, तो इसमें जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे दिखाया जाता है क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर प्राप्त होता है, यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर है, यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक बार में यहाँ पे भी क्वार्जाइट पत्थर, यहाँ भी क्वार्जाइट पत्थर, क्योंकि यहाँ पे पहले इसकी संस्कृति मिलना चाहिए ना। यहाँ पे नवपाषाण काल में वही मतलब निम्न पूरा पाषाण काल में वही मिला, यहाँ भी वही मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? और कहीं कहीं पे आपको अलग चीजें दिखाई देगा कि जैसे कि यहाँ पे मतलब पहले निम्न पूरा पाषाण काल आ जाएगा, यहाँ पे बाद में आएगा, क्योंकि मनुष्य का आगमन इधर से दिखाई देता है। तो यही चीजों में अंतर आ जाता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या मिला, हैंड एक्स मिला, इसीलिए इसमें क्वाइट, और इसको जो है अब जब यहाँ पे हैंड एक्स मिला दोस्तों, जब रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने यहाँ खुदाई किया हैंड एक्स, इसीलिए इसको हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। और यहाँ चूंकि दोस्तों चेन्नई को आपको पता है मद्रास भी कहा जाता है, इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं दोस्तों, वहां पे जो खुरदरा पत्थर मिला है उसको जो है एल्यूसियन भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको तो सबसे पहले दोस्तों मद्रासी संस्कृति कहा जाता है, मद्रासी संस्कृति है। यहाँ पे जो उपकरण मिला है, खुरदरा पत्थर मिला है दोस्तों, यहाँ पे खुरदरा पत्थर मिला है, उसको एल्यूसियन भी कहा जाता है, एल्यूसियन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा समझा दिए, बाकी आपका नोट्स में सारा मिल जाएगा, कल आपको टेलीग्राम में पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा बताते हैं दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल की चर्चा कर देते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का अगर क्वेश्चन में मतलब आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि ये स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है, किस काल का है, डायरेक्ट फैक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बीपीएससी का, तो उसके लिए आपको ये बता देते हैं दोस्तों। जैसे में आपका मतलब कि लिदनूर घाटी यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिदनूर घाटी, ये भी निम्न पूरा पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिदनूर घाटी। अब एक एक करके आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आपका लिदनूर घाटी, ठीक है। इसका जो ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों, इसका जो उत्खनन करता है ये है ओलेफ रूफर, ये इसका लिदनूर घाटी का उत्खनन करता है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर में है ये स्थल, आप लोग ध्यान में रखिएगा, JNK में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश में सिरसा नदी घाटी, यहाँ पे आपका पड़ता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सिरसा नदी घाटी। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा दोस्तों कि सिरसा नदी घाटी कहाँ है, ये किस काल का पूरा स्थल है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए। ठीक है। तो ये सिरसा नदी घाटी, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है कि सिरसा नदी घाटी, यहाँ पे है आपका व्यास नदी घाटी, हिमाचल प्रदेश में ही व्यास नदी घाटी, ये क्षेत्र है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल का, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है आपका दोस्तों, जैसे अगर आप यहाँ मतलब ये राजस्थान में, आपका राजस्थान में है दोस्तों वैराज नदी घाटी, यहाँ पे आपका राजस्थान में वैराज नदी घाटी, डायरेक्ट आपसे फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों, वैराज नदी घाटी। उसके बाद राजस्थान में एक और है दोस्तों गंभीरी नदी घाटी, यहाँ पे है आपका दोस्तों गंभीरी नदी घाटी। ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यहाँ पे है दोस्तों, ये जो आपका उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, यहाँ पे है आपका बेलन घाटी। ये बेलन घाटी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, क्योंकि बेलन घाटी में जो है पाषाण काल के तीनों काल का है, इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों पाषाण काल का इसमें बेलन नदी घाटी में पूरा स्थल पाया गया है। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि तीनों काल की संस्कृति कहाँ मिलती है, तो बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद है आपका, उसके बाद आप देख लीजिए जैसे पंजाब में है आपका दोस्तों सतलज नदी घाटी, जगह कम है इधर लिख देते हैं, पंजाब में है दोस्तों सतलज नदी घाटी, ये पंजाब में है दोस्तों। ठीक है, सतलज में है आपका पंजाब नदी घाटी। उसके बाद आपका दोस्तों नर्मदा और सोन नदी घाटी, तो आपको पता है दोस्तों ये है आपका नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी में बहने वाले भारत की एक प्रमुख नदी। इसके नीचे ताप्ती नदी है, वो भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी, और यहीं पे आपका है दोस्तों सोन नदी घाटी। इधर से आपका जो यहाँ पे मतलब सतपुरा रेंज में आपका सतपुरा की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी
और यहाँ पे एक और पहाड़ी है दोस्तों, उसका नाम थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है। ये आपका सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ी है, था नाम भूल गया हूँ। यहाँ का इसी की चोटी से निकलती है सोन नदी, जो गंगा में जाकर के मिलती है सोन नदी बिहार में, ठीक है। यहाँ सोन नदी घाटी और यहाँ पे आपका नर्मदा नदी घाटी, ये दोनों स्थल भी है दोस्तों। इस पर्वत का नाम ध्यान से उतर गया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नर्मदा और सोन नदी घाटी, यहाँ पे लिख देते हैं नर्मदा नदी घाटी और आपका सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ठीक है। आपको ज्योग्राफी में दोस्तों दिक्कत नहीं होगा, ज्योग्राफी में एक एक पर्वत पहाड़ भारत का एक एक चीजों को आपको बारीकी से बताएंगे दोस्तों, बारीकी से एक एक पर्वत पहाड़। उसके लिए भी आप लोगों का नोट्स तैयार कर दिए हैं दोस्तों, बारीकी से तैयार कर दिए हैं। इसीलिए आप लोग एक बार विश्वास करके भरोसा करके पढ़िए, आप लोगों को एक एक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग देख भी सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों एक एक करके पूरा, जैसे कि ये भारत का पूरा नोट्स है दोस्तों, आप लोगों को जो मिलेगा ये पूरा का पूरा नोट्स है, पूरा कंप्लीट आप लोगों को दिया जाएगा, पूरा ज्योग्राफी एक एक करके बताया जाएगा, पूरा हिस्ट्री का इस तरह से आपको नोट्स मिलेगा। ये पूरा का पूरा लगभग 100 पेज का है दोस्तों ये पूरा। उसके बाद आपको बिहार भी स्पेशल पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जैसे आप लोग बिहार पढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बिहार के बारे में पूरा एक एक करके बताया जाएगा। इसलिए एक बार आप लोग भरोसा करके विश्वास कीजिए दोस्तों, सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे दोस्तों को विश्वास नहीं होता है कि नहीं इसमें बीपीएससी पढ़ाया जाएगा। इस तरह से आपके पास टोटल नोट्स है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, एक एक टॉपिक का यहाँ पे चर्चा होगा, एकदम इस तरह से डिटेल से चर्चा करेंगे आप। इसलिए विश्वास कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्तों को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि सर इसमें पूरा कंप्लीट क्लास करवाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे दोस्तों, आप सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर करेंगे आपके लिए, आप बस सपोर्ट कीजिए। चलिए, हाँ, तो नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ये दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है, डायरेक्ट पूछ सकता है, और ये सब कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है आपका कर्नाटक में है आपका दोस्तों मालप्रभा नदी घाटी और घाट प्रभा। कर्नाटक में ध्यान में रखिएगा मालप्रभा नदी घाटी, और यहीं पे दोस्तों आपका घाट प्रभा नदी घाटी, घाट प्रभा और मालप्रभा, ये निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में कोतलियार नदी घाटी, कर्नाटक में मालप्रभा घाट प्रभा नदी घाटी, जम्मू कश्मीर में लिद्रूर नदी घाटी, राजस्थान में वैराज नदी घाटी और गंभीरी नदी घाटी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, ठीक है। और आपका इस तरह से है दोस्तों नर्मदा और तापी इधर बता दी, इधर सोहन नदी घाटी। उसके बाद आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है आपका प्रवरा नदी घाटी और रास नदी घाटी। आपका यहाँ पे आपका पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी, प्रवरा नदी घाटी, और एक है दोस्तों आपका रास नदी घाटी, रास नदी घाटी। ये सब फैक्ट है दोस्तों, एग्जैक्ट तो किसी को भी ध्यान में नहीं रहता है, चाहे हम रहे चाहे आप रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट दोस्तों पूरा रहेगा आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा। फैक्ट दोस्तों हम भी भूल जाते हैं, हम भी इंसान है, माइंड है मेरा भी, कितना फैक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारा फैक्ट याद नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा आपको, आप जवाब दे सकते हैं। एक अधिकारी बनने के लिए दोस्तों आपको फैक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट की रहती है, क्योंकि आपको प्रशासन चलाना होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक प्रखंड का मालिक रहता है। आपको रचने का जरूरत नहीं दोस्तों, आपको फैक्ट आना चाहिए, आपको तर्क शक्ति आना चाहिए, और उसके लिए आपको समझदारी से हिस्ट्री पढ़ना होगा। ये सब फैक्ट है दोस्तों जो आपको प्री एग्जाम के लिए यानी कि बीपीएससी का पीटी में काम आता है। इसीलिए जब आप मतलब कि एग्जाम देने से पहले 1 महीना आप लोगों को ये सब फैक्ट करवाया जाता है आपसे, आप लोग इसके लिए दिक्कत न लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश में आपका गुडगल कम्मा नदी घाटी, आपका इसको मिटा देते हैं दोस्तों, जगह भर गया है। प्रदेश में है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, गुडगल कम्मा नदी घाटी, गुडगल कम्मा नदी घाटी, गुडगल कम्मा नदी घाटी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर है आपका, यहाँ पे गुडगल कम्मा नदी घाटी में दोस्तों 3 पुरा स्थल खुदाई करके मिला है, वहां पे 3 जगह खुदाई हुआ है, 3 पुरा स्थल, उसमें आपका गिदलूर, लेन्नौर और आपका करीमपुर, गिदलूर, लेन्नौर
एक है दोस्तों आपका करीमपुर, करीमपुर ये है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थल, पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में है आपका दोस्तों बैतरनी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, इसके ऊपर में है दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा में, ODI ओडिशा लिख देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे है आपका ब्राह्मणी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे बैतरनी नदी घाटी, महानदी घाटी, बैतरनी नदी घाटी, महानदी घाटी। ये स्थल है दोस्तों आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में ये स्थल है, ठीक है। राजस्थान हो गया दोस्तों, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी बता ही दिए दोस्तों, कर्नाटक भी हो गया, हाँ मध्य प्रदेश भी हो गया दोस्तों, नर्मदा और सोन नदी घाटी, ठीक है। उसके बाद मेघालय में है आपका दोस्तों रानीग्राम नदी घाटी। आपको पता है दोस्तों ये मेघालय है, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीग्राम में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है दोस्तों, रानीग्राम नदी घाटी, रानीग्राम नदी घाटी यहाँ पे मेघालय में है दोस्तों। ये निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मतलब स्थल है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और बहुत सारा चीजें हैं दोस्तों, जैसे सोहन नदी घाटी के बारे में जब आपको बताए दोस्तों, तो सोहन नदी घाटी की खुदाई किसने किया, DN वाडिया ने करवाया। उसके अलावा भी और कई सारे लोगों ने, जैसे HD संकारिया ने भी वहां पे बाद में खुदाई करवाया है। सबसे पहले सोहन नदी घाटी को किसने, तो DN वाडिया ने, DN वाडिया के बाद दोस्तों HD संकालिया ने भी वहां का किया है, संकालिया ने भी किया है, ठीक है, उसकी खुदाई करवाया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों HD संकालिया ने भी करवाया है। उसके बाद डिटेरा पीटरसन ने भी करवाया है, डिटेरा पीटरसन ने भी करवाया है, ठीक है, डिटेरा पीटरसन ने भी करवाया है। और HD संकालिया, DN वाडिया, डिटेरा पीटरसन, इन सारे लोगों ने और कई सारे लोगों ने इसका खनन करवाया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, तो इस काल में जो मतलब प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है, तो आपको बताया एक जगह चॉपर चॉपिंग मिला है, एक जगह आपका खंदक मिला है, यानी कि हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिला है, कुल्हाड़ी आप लोग समझते ही, ठीक है। और इस तरह से आपका मतलब यहाँ पे स्क्रैचर मिले हैं, और इस तरह से ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल है दोस्तों। आप लोग इसको सही साफ सुथरा लिखेंगे दोस्तों, इसमें नोट्स में आपका साफ सुथरा लिखा हुआ है, जगह के कारण ऐसा हो गया, कल से आपको साफ सुथरा लिखेंगे, इसमें आपका साफ सुथरा लिखा हुआ है। और आपको इस तरह से PDF मिल जाएगा आज रात में दोस्तों, 2 दिन से आपको PDF नहीं मिला है, आज PDF मिल जाएगा। और आप लोग इसको पूरा तरीके से, और विश्वास कीजिए दोस्तों, भरोसा कीजिए, सारा टॉपिक्स BPSC के लिए पढ़ाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। जल्द ही आगे स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, बहुत सारा टॉपिक्स को लाएंगे, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोगों का यहीं तक रहने दीजिए। आज आप लोगों का लंबा क्लास नहीं ले पाए, लेकिन हाँ प्रतिदिन दोस्तों आप लोग का बारीकी से अच्छा से क्लास चलेगा प्रतिदिन। कल से आपको, जैसे आज निम्न पूरा पाषाण काल हुआ, कल से अच्छा तरीके से फिर से अब आपका बेसिक चीजें लगभग क्लियर हो गया होगा। और अब जहां जहां बेसिक चीजों में कमी दिखाई देगा दोस्तों, वहां बताते चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है। क्लास आपका प्रतिदिन चलेगा और प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा, बस आप लोग देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए दोस्तों। आपके लिए मतलब BPSC के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के दोस्तों के लिए मैं करना चाहता हूँ, और अच्छी बारीकी से करूंगा दोस्तों। आप एक बार भरोसा करके देखिए, आप क्लास करके देखिए, जैसे मेरा पाषाण काल पढ़िए तो और कहीं पाषाण काल को पढ़िए, उसके बाद भरोसा कीजिए दोस्तों कि नहीं सही में पढ़ा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त भरोसा नहीं करते हैं कि सर पढ़ाएंगे कि नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब बोलते हैं कि नहीं BPSC ये नहीं है, सिर्फ बोलना आसान है, लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।